बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 जून पाकिस्तान में इतवार की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 190। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। इस वक्त पोलिंग जारी है। आज इलेक्शन का दिन है। सबसे पहले वहाँ की अपडेट आपके सामने रखते हैं, फिर कश्मीर से अपडेट आपके सामने रखते हैं और फिर और काफ़ी सारी अहम खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में आज इलेक्शन का दिन है। आपको ये तो पता है कि वहाँ पीपल्स पार्टी ने भी कैंपेन की है, नून ने भी की है, इस्तेहकाम ने भी की है, लेकिन पीटीआई को किसी किस्म की वहाँ कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको निशान भी नहीं दिया गया। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया। हाँ, नून लीग जो है वो शेर के निशान पर लड़ रही है, पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर उम्मीदवारान हैं उन्हें बिल्कुल जैसे फरवरी 2024 का इलेक्शन था जिसमें किसी को जूते का निशान दिया तो किसी को चिमटे का तो किसी को कद्दू का, इसी तरीके से इंतखाबी निशानात इस बार भी वहाँ पर उम्मीदवारों को दिए गए हैं। उन्हें आज़ाद रखा गया है ताकि अगर वो जीत भी जाएं, इस सारी धांधली और धूंस के बाद भी अगर जीत जाएं तो फिर उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करके उठा के ज़बरदस्ती तशद्दुद करके जिस तरफ शामिल करवाना चाहें उस तरीके शामिल करवा लें। ये पूरे का पूरा प्लान बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने हैरान किया है। टर्नआउट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अभी तक जो पोलिंग स्टेशन से हमें वीडियोज़ आ रही हैं उसमें 2 चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ रही हैं। एक तो टर्नआउट को कम करने के लिए चौधरी साहब ने वहाँ पर भरपूर मनसूबाबंदी की है। जानबूझकर कई जगहों पर पोलिंग स्टेशंस के जो दरवाजे हैं वही नहीं खोले जा रहे। अवाम कतार दर कतार खड़े हैं आके। इससे ये पता चलता है कि टर्नआउट बहुत अच्छा है। जब टर्नआउट ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा तादाद में लोग निकलकर वोट डाल देते हैं, जैसे 8 फरवरी 2024 को मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर अवाम ने निकलकर वोट डाला था, तो पोलिंग स्टेशन पर धांधली करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वोटों का फ़र्क इतना होता है कि वहाँ धांधली किसी के बस में नहीं होती। फिर तो एक ही तरीका होता है कि पोलिंग स्टेशन से वोटों के थैले भरो, रास्ते में उन्हें किसी नहर में फेंक दो या कहीं महफूज भी कर दो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से फॉर्म 47 का नतीजा निकाल के जिसको मर्ज़ी जितवा दो। वो तो हो सकता है, लेकिन वो जो पुराना ज़माने का तरीका था कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ही धांधली कर लो, एक को 400 वोट मिले हैं तो दूसरे को 380, वो 20 वोट ज़ाया करके आगे पीछे करके वहीं पर नतीजा बराबर कर लो, वो मुमकिन नहीं होता जब पोलिंग स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर वोट डालते हैं। आज यही गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आया। कुछ वीडियोस आपको सुनवाते हैं, बातचीत सुनवाते हैं, क्विकली शॉर्ट वीडियोस कुछ, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आज वहाँ की आवाम जो है वो कर क्या रही है। वोट किसका? अतीक पिरज़ादा। क्यों इमरान खान को क्यों देने जा रहे हैं वोट आप लोग? क्यों? क्या कहा आपने? इमरान खान जालिम है, हम जालिम नहीं, मजलूम है, हम मजलूम के साथ हैं। मोहतरमा, वोट किसे देने जा रही हैं? वोट में इमरान खान को देने जा रही हूँ। आप इमरान खान को देंगे? क्यों देंगे इमरान खान को? इमरान खान हमारा अजीम लीडर है, इसलिए हम इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। नहीं तो इमरान, आपको हाफिजुर रहमान साहब नहीं पसंद? जमील साहब वो कहते हैं कि जी हम लोग काम करेंगे इधर के लिए। इमरान खान ने क्या किया है आपके लिए जो आप इमरान खान को वोट दे रही हैं? इमरान खान को इसलिए दे रहे हो कि हम उसके विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इमरान खान हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए हमें चाहिए, हमारा अजीम लीडर है। हम कप्तान के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि खान खत्म हो गया गिलगित से, उनको क्या खत्म कहेंगे? नहीं हुआ है। किसने कहा खत्म हुआ है? क्या कहा इमरान खान? क्या है वो कभी खत्म होने वाला नाम शख्सियत है ही नहीं। अच्छा, इमरान खान आपके दिलों में बसते हैं मोहतरमा? तो मैम, इमरान खान के लिए आज आप क्या समझती हैं, क्या जीत होने जा रही है? इंशाअल्लाह ये रात 12 बजे तो पता चलेगा कि किसकी जीत है, हक और सच की होगी इंशाअल्लाह। देखा, अपने बच्चे हों या ख़वातीन हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं। इसमें आपने बार बार ये जहन में रखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही वहाँ बल्ले का निशान दिया गया है, ना ही मेंबरान को पार्टी के परचम के नीचे पार्टी के इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। उसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया कि आज आवाम जब पहुंची, कतारों में खड़ी हुई, तो कई जगहों पर पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे ही नहीं खोले गए। कई जगहों पर यह भी बताया गया कि जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर ख़वातीन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, मैं बार बार आपको ये बताता हूँ और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, आप फरवरी 2024 का इलेक्शन उठाएं, उसका नतीजा उठाएं तो आपको वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि शऊर हो, सियासी शऊर हो या फैसला साजी हो, उसमें ख़वातीन पाकिस्तानी मर्दों से कहीं आगे हैं।
जो फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज हैं, उनमें अगर आप ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस के नताइज देखें तो आपको पता चलेगा कि शऊर में ख़वातीन या अपनी मुस्तकिल मजाजी कहें, कंसिस्टेंसी कहें, या अपनी वोट की ताकत पे बिलीव कहें, या कमिटमेंट कहें, आपने जो भी करना है, या अपने उस वोट पर या अपनी आवाज़ पर भरोसा कहें, वो ख़वातीन को मर्दों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को इंतखाबी मैदान में दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन पाकिस्तान में ख़वातीन की जो आबादी है वो मर्दों के मुकाबले में बराबर है, बल्कि कई स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि शायद ख़वातीन की आबादी मर्दों से भी 1% ज़्यादा है। लेकिन जब आप इंतखाबी जो वोटर लिस्ट है वो देखते हैं तो वहाँ पर गालिबन मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन बहुत कम हैं। शायद ख़वातीन 45 या 46% हैं मर्दों के मुकाबले में, जो 54 या 55% हैं वोटर लिस्ट के अंदर। हालांकि आम आबादी में या तो ख़वातीन 50% हैं या शायद 51% है, लेकिन 4-5% जो कि इंतखाबी धांधली के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है, 1% भी काफ़ी होता है। तो ख़वातीन का वोटिंग जो पैटर्न है उसको जांचते हुए चौधरी निज़ामुद्दीन ने ख़वातीन से पहले ही 5% के करीब वोटिंग का जो हक है वो छीन रखा है पाकिस्तान के अंदर। उसके बावजूद, इस सब धांधली के बावजूद, फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो इस कौम की माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने जूतों के साथ मोहरें लगाई हैं और चौधरी साहब को ऐसे जूते लगाए थे बैलेट पेपर के ऊपर कि उन्हें आज तक छठी का दूध याद आ गया है। इससे पहले तो वो बड़े तम तराक के साथ कहते थे कि जिसको चाहते हैं हम बना देते हैं, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहते हैं जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं हरवा देते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि फरवरी के इलेक्शन में अगर माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, सभी ने मिलके, नौजवानों, सभी ने मिलके इतना वोट डाला तो फिर हासिल क्या हुआ? हुकूमत तो फिर भी इमरान खान को नहीं मिली। ये बात आपकी दुरुस्त है कि कई दफ़ा बहुत मोजी मर्ज़ अगर आपको लगी हो, जैसे कैंसर जैसी मर्ज़, तो वो पहली सर्जरी में ठीक नहीं होती, उसमें कई सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं, लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पाकिस्तान को ये जो कैंसर लगी हुई है ये कोई 75, 78 या 80 साल से तकरीबन लगी हुई है। ख़वातीन ने, पाकिस्तान की माँओं, बहनों, बेटियों ने सबसे बड़ी जो ट्यूमर थी सर्जरी करके उसको सबके सामने रख दिया है, दिखा दिया है कि ना ये बना सकते हैं, ना ये बिगाड़ सकते हैं, वो अल्लाह की ज़ात है, ना ये जितवा सकते हैं, ये बस फोकी बातें हैं। जब आवाम फैसला कर ले कि उन्होंने किसको वोट डालना है तो जीतता वही है। हाँ, ये बात अलग है कि फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने एक झूठी गवर्नमेंट खड़ी कर ली, लेकिन आज तक वो जो लुंगी का कपड़ा इनका कम है, वो कभी सर पर ओढ़ते हैं तो कभी उससे पाँव ढांपते हैं, आधा बदन इनका नंगा है। कहने का मतलब यह है कि जो पूरे 78-80 साल से एक हवा बनाया हुआ था चौधरी निज़ामुद्दीन ने, पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने, कि हम जिसे चाहें जितवा दें, अब अवाम उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि जितवा कर दिखाओ। यही आज गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में वहाँ पर वोटर्स टर्न आउट नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहाँ पर पोलिंग बूथ हैं या बाहर आप ये कहिए कि पोलिंग कैंप हैं, उसके ऊपर आपको भरपूर तरीके से रश नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो उस तरीके का रश नहीं है जो वीडियोज़ अभी तक हमें देखी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ इलाके ज़रूर होंगे जहाँ पर पीपल्स पार्टी का भी रश होगा, नून का भी होगा, लेकिन ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान से जो वीडियोज़ हम इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करने वाले वोटर्स का, आवाम का खासा ज़्यादा ज़ोर है। तो इलेक्शन में मुझे अगर वोटर्स के वोट गिने गए, टर्न आउट को अगर मैं देखूं तो चौधरी साहब इलेक्शन हार गए हैं। मैं ये कह सकता हूं सेफली कि हम ये व्लॉग जब रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मैं सेफली कह सकता हूं कि 1 बजे जो नतीजा आया है देख के, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पर आगे नज़र आ रही है, वोटर टर्न आउट और जो वोटर का वहाँ पर एक्सप्रेशन है। लेकिन शाम को जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि झुर्लू फेरना पड़ेगा, क्योंकि धांधली तो होगी नहीं। इतने वोटर टर्न आउट के साथ धांधली करना थोड़ा मुमकिन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि चौधरी साहब की अकल को आपने 21 तोपों की सलामी देनी है। चौधरी साहब को एक तो खुमार ये है कि हम जिसको चाहते हैं बना देते हैं, जिसको चाहते हैं जितवाते हैं, जिसको चाहते हैं हरवाते हैं। वो तो काम ख़त्म कर दिया अवाम ने फरवरी 2024 से। चौधरी साहब को ये पता है कि अब ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो मैं ना मानूँ की हठधर्मी है, लेकिन अंदर से अब पता चल गया। दूसरा खुमार ये है कि हम जो करते हैं मुल्की मफाद में करते हैं, और हम जो करते हैं हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और अक्लमंदी से कोई और नहीं कर सकता।
अकल का अंदाज़ा लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा जंग लड़ रहे हैं और बार बार DGISPR कहते हैं कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हमारे खिलाफ ग्राउंड पर जंग लड़ते हैं। आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये छोटी बात नहीं है। और ये जब नारा अवाम नीचे से या कुछ अवाम या चंद लोग या ज़्यादा लोग जितने भी है ग्राउंड पर जब लगाते हैं तो अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। बलूचिस्तान में उससे पहले क्या हालात हैं वो आपको पता है कि रियासत की रेट वहाँ पर तकरीबन बहुत सारे इलाकों में ख़त्म हो चुकी है। हाल ही में आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पुलिस जो है वो BLA के, जिनको दहशतगर्द कहते हैं पाकिस्तानी रियासत और आम पाकिस्तानी भी, ज़ाहिर है BLA को दहशतगर्द ही कहती है जो वो कार्रवाइयाँ करते हैं, वो अपना नाका लगा के खड़े हैं और पुलिस बड़े अच्छे बच्चों की तरह उन्हीं के नाके पर उनकी रिट को मानते हुए वहाँ से गुजर रही है। तो ये ज़हन में रखिए कि KP में भी जंग, खैबर अपना KP में जंग, बलूचिस्तान में जंग, सिंध के जो हालात हैं अंदरूने सिंध के, वो आपको भुट्टो साहब की फांसी के बाद से चौधरी साहब के लिए जो मोहब्बत है वो आपको पता है। उसके बाद कराची के अंदर जो कुछ किया गया, उसके बाद चौधरी साहब के कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनके अंदर चौधरी साहब के लिए जो हालात हैं वो भी आपको पता है। पंजाब के अंदर हाल ही में जो कुछ किया है वो आपके सामने। अब रह गया था एक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। अब चौधरी साहब ने कोशिश की है कि वहाँ भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटें, क्योंकि ये पहले जो 78 साल थे ना चौधरी साहब मसरूफ़ थे पंजाब में, सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में गद्दारी और बगावत के सर्टिफिकेट और मुकदमे करने। अब चौधरी साहब अपनी वही वाली जो आप ये कहिए ना कि थॉट प्रोसेस है या अपनी वही समझदाराना सलाहियत है उनकी, उसको लेकर पहुंच गए हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। आज कश्मीर का इलेक्शन शाम को लूटने की कोशिश करेंगे, पहले ही हम आपको बता देते हैं। शक मुझे ये है कि शायद ये पीपल्स पार्टी को वहाँ पर जितवाएंगे, कहा नहीं जा सकता, कांटे का मुकाबला है। दोनों हाथों को तेल लगा के, मीन एक हाथ नून लीग का है और एक पीपल्स पार्टी का है, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी साहब की मालिश हम करें और हमें जो है ये हुकूमत दे दी जाए। मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि गिलगित बल्तिस्तान शायद पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए और कश्मीर जो है वो शायद आने वाले इलेक्शन में नून लीग को दिया जाए या वो भी फिर पीपल्स पार्टी को दिया जाए फॉर्म 47 पर। अवाम के वोट पर जाएंगे तो वो आपको फैसला पता है कि वो किस तरफ है। आगे बढ़ते हैं। रावला कोट में, कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों में सिविल असला बरदार लोगों को तहवील में लिया है। 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं जिन पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ। जब लोगों ने उनको रोका, उनका असलहा देखा, गाड़ी असलहे से भरी हुई थी, उनसे उनकी नंबर प्लेट मांगी गाड़ी की, जो बाद में गाड़ी से निकली, उन्होंने दिखाई, कहा कि ये एक सरकारी महकमे की गाड़ी है इसलिए नंबर प्लेट नहीं लगाई। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लगाई तो उसके पास कोई जवाब नहीं था जो गाड़ी चला रहा था। लग ये रहा है कि वो असलहा जो है वो ज़ाहिर है किसी के ऊपर प्लांट करेंगे या कोई लॉलेसनेस फैलाएंगे या वहाँ पर कोई कत्लो गारत होगी और बाद में उसी असलहे का पर्चा जो है वो कश्मीर एक्शन कमेटी या आम लोगों के ऊपर देकर गद्दारी और बगावत के पर्चे दर्ज करवाए जाएंगे। वही तरीका वारदात जो मुल्क के बाकी तूल अर्ज़ में किया गया, अब कश्मीर के अंदर वही सब कुछ किया जा रहा है। डुओ वहाँ पर बहुत अच्छा भेजा है। डुओ है मलिक लियाकत जो वहाँ IG हैं और कर्नल फाइक जो अब ब्रिगेडियर फाइक हैं ISI को वहाँ पर लीड कर रहे हैं। दोनों ने लाहौर के अंदर तबाही मचाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर की और अब उनको वहाँ पर भेजा गया है ताकि यही खिदमात वो कश्मीर के अंदर अदा करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर का स्टेटस बदलने पर इंडिया के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। ये फ़ौज के ख़िलाफ़, पंजाब के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें इस चीज़ को तक़वियत देती हैं कि इनके पीछे इंडिया का हाथ है और अवामी एक्शन कमेटी इंडिया की गेम खेल रही है। टाउट अबसार आलम, इन्होंने ये अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो इंडिया ने वहाँ पर 270 आर्टिकल तब्दील किया था, उसके ऊपर कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था, उस पर इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। इंडिया ने वो स्टेटस जो है वो 2019 में तब्दील किया था। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो 2022 या 23, मेरा ख्याल 2023 में बनी है, ठीक 2019 के 4 साल के बाद। अब मुझे ये नहीं पता कि जब अबसार आलम पैदा ही नहीं हुए थे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो उस वक्त वो 10वीं जमात कैसे पास कर सकते थे? पैदा होने के बाद ही करेंगे ना। ऐसे ही कश्मीर एक्शन कमेटी बनी ही 2023 में है, तो वो 2019 में कैसे एहतजाज करती जब कश्मीर का स्टेटस जो है वो उस वक्त इंडिया ने चेंज किया था। बहरहाल ये इस वक्त प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस यही है कि किसी तरीके से भी इनको
کنٹروورشل کریں اور ان کے اوپر الزامات لگائیں اور وہی غداری اور بغاوت کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بانٹیں. آزاد کشمیر میں کشمیر ایکشن کمیٹی 9 مئی کرنا چاہتی ہے. اس میں بھارت بھی ملوث ہے. ہم ایسے عناصر کی بات مان کر کیسے پاکستان میں آزاد کشمیر کی 12 سیٹیں ختم کر سکتے ہیں؟ علی گوہر مسلم لیگ نواز سے یہ بھی جب بولتے ہیں کفنی پھاڑتے ہیں. ویسے خاموشی رہتے تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے بھی بولنا ہے، میں نے بھی اپنے پورے نمبر حاصل کرنے ہیں. انہوں نے اب کہہ دیا ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی غدار ہے، ان کے پیچھے انڈیا ہے. یہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، مطلب جنہوں نے پہلے 9 مئی کیا تھا ان کے پیچھے بھی پھر اس کا مطلب ہے انڈیا ہی تھا. یہی الزام یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے 9 مئی کس نے کیا تھا، وہ تو جو ملٹری جرنلز ہیں انہوں نے خود ہی کیا تھا. تو کیا گوہر بلوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پاکستانی ملٹری جرنلز نے انڈیا کے کہنے پر کیا تھا؟ آگے بڑھتے ہیں. جب آٹا مانگو، انصاف مانگو، بجلی مانگو تو ہم فوراً انڈیا کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں. ہماری جیب میں روٹی کھانے کے پیسے نہیں، لیکن ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ہمیں انڈیا پیسے دیتا ہے. سردار امان کشمیری وہ کہتے ہیں ہم بھوک سے مر گئے ہیں. جب کوئی چیز مانگتے ہیں، جب اپنا حق مانگتے ہیں تو ہمیں انڈین ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. ویسے سردار امان کشمیری بھی معصوم ہے بیچارے. ان کو یاد نہیں ہے کہ یہاں تو بانی پاکستان، جی ہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو ہمشیرہ فاطمہ جناح صاحبہ، جب انہوں نے اپنا حق مطلب آئینی حق، پاکستان کی عوام کا حق اور اس کے حق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، تو ہم نے تو انہیں غدار، باغی اور خدا نخواستہ کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا اس وقت کے آرمی چیف نے. تو جناب آپ، میں مطلب سردار امان کشمیری یا میں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو یہ جو دل کرتا کہہ دیں اور جو دل کرتا ہمارے اوپر مقدمے بنا دیں، جیسے آپ پر اس وقت بنائے جا رہے ہیں. ماجد نظامی رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے اور اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال حکومت اور کشمیری مظاہرین کے معاہدے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینیں نصب کی جائیں گی. اگر خود غرض اہل اقتدار 75 سال میں 20 میڈیکل مشینیں فراہم نہیں کر سکے تو ان کے منہ سے ریاست کی رٹ اور قانون کی بالادستی جیسے الفاظ مذاق ہی لگیں گے. جو 20 اضلاع ہیں، صرف کشمیری عوام نے یہ کہا کہ ہر ضلعی لیول پر ایک ایم آر آئی کی مشین لگا دیں اور ایک سی ٹی اسکین کی مشین لگا دیں. اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ کشمیر سے اگر آپ نے اسلام آباد راولپنڈی آنا ہے تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے پورا دن لگ جاتا ہے، مطلب صرف آنے میں اور جانے میں. تو بیچارے کہاں رہیں، کیسے علاج کروائیں؟ اس لیے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہر ضلعی جو لیول کا ہاسپٹل ہے وہاں پر ایک ایسی مشین لگا دیں. اب پچھلے 75 سال میں ہم انہیں دے کچھ نہیں سکے، لیکن اب آ کر ہم نے انہیں غداری اور بغاوت کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ دینے ضرور سمجھیں. الطاف حسین نے لندن سے ایک خطاب کیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اور انہوں نے ایک کھلا خط یا ٹویٹ جو ہے وہ قوم کے نام جاری کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج 8 فروری 2024 کی طرح آئے تو ناانصافیوں اور دھاندلیوں کا یہ عمل گلگت بلتستان میں نیشنلزم کو پروان چڑھائے گا. الطاف حسین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 جون 2026 کو گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف حصہ لے رہے ہیں. حکومت پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابات کا انتظام کر رہا ہے. لیکن اہم سوال، کیا گلگت بلتستان کے علاقے پاکستان کے جغرافیے میں آتے ہیں؟ اور کیا گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ ہے؟ ہرگز نہیں. گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر متنازع علاقے ہیں. حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کے عام الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و جبر اور زیادتی کی اور بلے کا انتخابی نشان چھینا. اب گلگت بلتستان میں وہی تاریخ کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں حصہ لینے کی کھلی آزادی ہے تو پی ٹی آئی کو پی 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 اور نون لیگ کی طرح انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ پیپلز پارٹی اپنے انتخابی نشان تیر اور نون لیگ اپنے انتخابی نشان شیر کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. پھر ان انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی نشان بلہ کیوں لینے نہیں دیا گیا؟ اس عمل کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان میں آزادانہ، ایماندارانہ اور شفاف طریقے سے انتخابات نہیں کروائے جا رہے، یا وہ پوچھ رہے ہیں سوال کہ کیا کروائے جا رہے ہیں. 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پر حصہ لینے سے روکا گیا. پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ان انتخابات میں حصہ لیا تھا.
اور تمام امیدواروں کے علیحدہ علیحدہ انتخابی نشان تھے. وہ پوری بات میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو نون لیگ ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے انہیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے, انہیں نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تمام لیڈرشپ کو گلگت بلتستان میں جا کے تقریریں کرنے اور کیمپین کرنے کی اجازت ہے, لیکن پی ٹی آئی کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تو یہی ہوتا کہ آپ عمران خان کو بھی جیل سے چھوڑتے اور وہ جا کر اپنی پارٹی کی انتخابی کیمپین وہاں سے کر سکتے. آخر پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا اور ان کا ووٹ چھینا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر نیشنلزم جو ہے وہ مزید پنپے گا, پاکستان سے دوریاں جو ہیں ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر بڑھیں گی. انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور آزادانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی کوشش کریں, اور انہوں نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں. یہ الطاف حسین نے لندن سے اپیل کی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, اب ذرا انٹرنیشنل خبروں کی طرف ہم چلیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بلاول زرداری نے بھی ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اپنی پارٹی کی ویب سائٹ پہ, ٹویٹر پر, میڈیا کو. اس میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات چیت کی. اچھا, ہم میں سے اکثر بلاول صاحب کو بہت ان ایکسپیرینس سمجھ لیتے ہیں. اب وہ تقریباً 38 یا 40 سال ان کی عمر جو ہے وہ ہو گئی ہے, تقریباً 40 سال کے قریب ماشاءاللہ وہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ اتنے اب کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں, لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ توتلی سی زبان میں جیسے اردو بولتے ہیں تو ایسے ہی لگتے ہیں کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں, لیکن ہیں نہیں وہ. اب وہ تقریباً 40 سال کے ہونے والے ہیں. ان کی جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 30, 32 یا 34 سال کی وہ بھی ہیں. اور اگر وہ 34 سال کی ہیں, جو کہ میں نے کہیں پڑھا ہے شاید 32 سال کی ہیں, تو اگر وہ 34 سال کی ہیں تو وہ بھی چھوٹی بچی نہیں ہیں. لیکن دونوں کی جب آپ اردو بولتے ہیں, اردو سنتے ہیں دونوں کی, تو حیرانی ہوتی ہے کہ دونوں بچے, چلیں آپ تو بڑے ہو گئے لیکن چلیں ہمارے لیے آپ بچے ہی کہہ لیں انہیں, کہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان میں ایک وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور ایک خاتون اول بنی ہوئی ہیں. لیکن ہماری اپنی زبان میں بات کرنے کا حالانکہ بہت دیر سے سیکھ بھی رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں کہ اگر اتنی دیر سے سیکھ رہے ہیں تو ابھی تک معاملات ایسے کیوں ہیں. آج بلاول زرداری صاحب کا جو میسج ہے اس میں وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تھپا لگائیں, تھپا لگائیں, تھپا لگائیں. میرا خیال ہے کہ وہ عوام کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھپا لگائیں. انہیں ٹھے نہیں کہنا آ رہا, کیونکہ شاید انگریزی کے اندر ٹھے کی اور اڑے کی آواز ساؤنڈ نہیں ہوتی, اس لیے وہ ان کے منہ میں وہ آواز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ تو انگریزی بولتے ہیں, انگریز تو نہیں ہیں لیکن وہ تو صرف انگریزی بول سکتے ہیں. تو اس لیے ان کے اندر وہ ٹھے اور اڑے کی زبان جو ہے وہ منہ کے اندر ہے ہی نہیں. دوسری طرف جو بچی ہیں ان کی بہن چھوٹی, وہ جب بولتی ہیں تو وہ بار بار پہاڑ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن وہ پہاڑ کہہ رہی ہیں. پہاڑ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بہار کہہ رہی ہیں, بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں, بہار نہیں کہہ رہی, پہاڑ کہہ رہی ہیں. لیکن ان کے پاس بھی اڑے کی ساؤنڈ نہیں ہے, جیسے بلاول زرداری صاحب کے پاس ٹھے کی, ٹھپے کی سانگ نہیں, جو ساؤنڈ ہے وہ نہیں ہے. تو وہ تھپا 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 کہہ رہے تھے آج, اور وہ پہاڑ کہہ رہے تھے. تو اس لیے گلگت بلتستان کے عوام سے میں نے یہ بھی توقع کرنی ہے کہ ظاہر ہے یہ اشرافیہ کے بچے ہیں, یہ تو نہیں سیکھ سکتے اردو. پچھلے کئی سالوں سے دونوں بہن بھائی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو نہیں سیکھ سکتے. تو آپ نے اب برائے مہربانی ان کی زبان خود سے سیکھنی ہے. تو آپ نے ساتھ کوئی بندہ رکھنا ہے جو آپ کو بتا سکے, جب یہ ایسے الفاظ استعمال کریں تو آپ نے خود سے ساتھ بندہ رکھنا ہے, اس سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں ویسے مشورہ یہ دوں گا کہ پیپلز پارٹی کو ایک سائن لینگویج والا بندہ بھی ساتھ کھڑا کرنا چاہیے, جو سائن لینگویج میں ایکسپلین کرے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. عام عوام کو بھی سائن لینگویج سکھا دینی چاہیے, وہ تاکہ اس سے انٹرپریٹ کر لیں, یا پھر ایک لوکل ٹرانسلیشن میں ساتھ ساتھ تقریر کرنے والا بندہ مائک کے اوپر یہ بولتے جائیں اور اس کے پاس اس کا ٹرانسکرپٹ ہو اور وہ تقریر کرتا رہے. کیونکہ اب اگر یہ کہیں گی کہ آپ پہاڑ پر چڑھ جائیں اور کہیں کہ بہار پر چڑھ جائیں تو وہ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی, اور نہ ہی تھپے کی سمجھ آئے گی. وہ کہیں تھپے کو تھپڑ نہ سمجھ لیں یا ٹھپے کو تھپڑ نہ سمجھ لیں, تھپے کی وجہ سے تو کوئی اور مصیبت نہیں نہ پڑ جائے کہ تھپے پہ تھپڑ لگائیں. تو یہ نیا مصیبت, یہ جو تھت بت ساری کی ساری کھول دی ہے انہوں نے وہاں جا کر. تو یہ اڑے اور ٹھے کی دو ساؤنڈز ہیں.
अड़े जो है वो नहीं कह पाते, ठे जो है वो नहीं कह पाते। तो मैं कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में लीडर बनना चाहते हैं, पाकिस्तानियों के लीडर बनना चाहते हैं, आम आवाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें कोई मजायका नहीं है अगर उनकी ज़ुबान को भी थोड़ा सा सीख लें। आगे बढ़ते हैं। मुश्तबा खामेनाई के लिए फील्ड मार्शल का ख़ास ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लाया हूँ, ये मोहसिन नकवी ने ईरान पहुँच कर बातचीत की है। तो मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँचे हैं, कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का ख़त लेके मुश्तबा खामेनाई के लिए पहुंचा हूं। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने परसों ही कहा था कि अगर एग्रीमेंट हो गया तो मुश्तबा खामेनाई साहब के साथ मिलकर सुप्रीम लीडर जो हैं उनसे मिलना मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। मुझे लगता है कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अब ये करीब करीब है, किसी भी वक्त ये एग्रीमेंट अब हो जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा तज्जिया है जो पहले दिन से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बड़ी जंग अब नहीं होगी, छोटी मोटी झड़पें होंगी, लेकिन आखिरकार ये मामला जो है ये इसी तरह सुलगता रहेगा थोड़ा बहुत, और जंग बंदी हो जाएगी, फिर कभी कुछ हो जाएगा, फिर जंग बंदी। लेकिन वो जो भरपूर किस्म की जंग है वो उसमें सदर ट्रंप अब वापस नहीं जाएंगे। ये आपको याद है, पहले दिन से मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, एक तरफ तो मोहसिन नकवी वहाँ पहुँच रहे हैं बार बार, लेकिन दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में सोमाली बहरी कज़ाकों ने कोई तकरीबन 10 पाकिस्तानियों को अगवा किया हुआ है। उनकी बाजियाबी के लिए उनके अहले खाना बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम पूरी दुनिया में सालसी कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की जो तहरीक है वहाँ पर हम कहते हैं हमने गोलियाँ चलानी हैं। इसी तरह पाकिस्तानी अगर बाहर अगवा हैं सोमाली कज़ाकों के पास, तो हमने उनको छुड़वाने का भी अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया। हाँ, अगर वहाँ पर भी कोई सदर ट्रंप इन्वॉल्व होते, कोई और शख्स इन्वॉल्व होता, तो फिर हम भाग भाग कर वहाँ जाते और सोमाली कज़ाकों के साथ कोई ना कोई मुज़ाकरात करवाते और करते और उन पाकिस्तानियों को वहाँ से छुड़वा कर लाते। ईरान की फ़ुटबॉल टीम जो है वो अमेरिका में फीफा का वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, चंद दिन में शुरू होने वाला है। आप सबको ये पता हो कि अब अमेरिका की तरफ से ये फैसला किया गया, और याद कीजिए चंद दिन पहले ये ऐलान किया था जो मैक्सिकन हेड ऑफ स्टेट हैं कि मैक्सिको जो है वो ईरान की मेज़बानी करेगा, क्योंकि अमेरिका ने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया था। अब खबरें ये हैं कि अमेरिका ने ये कहा है, और हमने उसी दिन तज्जिए में आपको बताया था कि लगता ऐसे है कि वो सिर्फ मैच खेलने के लिए अमेरिका में आएंगे और जैसे ही मैच ख़त्म होगा वो अमेरिका से वापस रवाना हो जाएंगे। यही अब बात सामने आई आखिरकार कि अमेरिका ने कहा है कि आप मैच खेलने के लिए पहुँचे मैक्सिको से, और जैसे ही मैच ख़त्म हो जहाज़ में बैठें और वापस रवाना हो जाएँ आप मैक्सिको। अमेरिका में आप क़याम नहीं करेंगे, अमेरिका में सिर्फ मैच के दौरानिए में आप क़याम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब ने मुल्ज़मान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मॉरिशस में वाक़े सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए। बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी से मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की हैं। बार बार मलिक रियाज और उनकी फैमिली को टारगेट किया जाता है। कसूर एक ही है कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि अगर उनका मसला करप्शन होता, मतलब उन पर जो इल्ज़ामात ये बार बार लगाते हैं कि करप्शन है, तो करप्शन तो आपको पता है, करप्शन के जो अन्नदाता हैं उनको तो ला के इन्होंने हुकूमत में बिठाया हुआ है। अगर मलिक रियाज साहब के साथ भी इनको करप्शन का मामला होता तो यकीन करें उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनवाया होता। तो मसला एक ही है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इनकी मर्ज़ी मंशा पर उन्होंने बयान नहीं दिया। अब ये पीछे पड़ गए हैं उनके पूरे के पूरे ग्रुप के, सिस्टम के, ख़ानदान के। आपको पता है कि बहरिया टाउन की जो पाकिस्तान के अंदर ज़मीनें हैं वो भी औने पौने दामों इन्होंने हासिल करने की खुद कोशिश की हैं अपने एजेंट आगे खड़े करके। अब भी उनको हाउंड कर रहे हैं लिटरली पूरी दुनिया के अंदर, ताकि आइंदा कोई भी कारोबारी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में अपना सारा सरमाया ना रखे। रही बात हवाला हुंडी की, तो पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की मेन पाकिस्तान के बाहर से जिसने भी वहाँ जाकर सरमाया लगाया है, उसको अगर वो सरमाया वापस चाहिए तो आप सबको पता है कि उसको वहाँ से निकालना नामुमकिन है। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार जो करके आप साल में निकाल सकते हैं। मुझे बताइए, अगर किसी शख्स ने $1 मिलियन या $2 मिलियन वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में किसी जगह पर, तो वो वहाँ से कैसे निकालेगा? अमूमी तौर पर उनके पास अनफॉर्चुनेटली यही एक तरीका रह जाता है जिसे हवाला हुंडी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे करना चाहिए क्योंकि गैर कानूनी काम है, लेकिन बदकिस्मती से कानूनी रास्ता है ही नहीं कि आप वहाँ से पैसे वापस निकलवा सकें। तो ये लोगों के साथ ये वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट करने के लिए, ताकि
ان کو کسی طرح سے بھی ہراس کر کے انہیں خاموش کروایا جا سکے یا ان سے اپنی مرضی کے بیانات لیے جا سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.